नमस्कार दोस्तों, मैं जय भगवान कुंडू आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 11वीं पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान की जो बुक है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, उसका तीसरा पाठ चुनाव और प्रतिनिधि के महत्वपूर्ण जो नोट्स हैं उनकी आपको जानकारी देंगे जो आपके एग्ज़ाम में काम आएंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने अब तक ओम ज्ञान कुंडू को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की जो जानकारी प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चुनाव और प्रतिनिधि में अंतर। चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जिस विधि द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनती है उसे चुनाव या निर्वाचन कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जिस व्यक्ति का चुनाव करके सरकार में संसद हो या विधानसभा हो उसमें भेजती है तो उस व्यक्ति को प्रतिनिधि कहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें संसद में सांसद जाते हैं, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और जबकि विधानसभा में एमएलए या विधायक जाते हैं। तो अब बात करते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर। प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्राचीन यूनानी नगर राज्यों में कम जनसंख्या होने के कारण जनता एक स्थान पर प्रत्यक्ष रूप से इकट्ठे होकर हाथ उठाकर रोजमर्रा के फैसले और सरकार चलाने में भाग लेते थे, जिसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते थे। इसके अलावा दोस्तों, अब बात करते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की। आधुनिक विशाल जनसंख्या वाले राष्ट्रों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र व्यवहारिक नहीं रहा। आम जनता प्रत्यक्ष रूप से एक स्थान पर इकट्ठे होकर सीधे सरकार की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते, इसलिए अपने प्रतिनिधियों को भेजकर सरकार में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई जाती है। इसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको और जानकारी दें चुनाव और लोकतंत्र। चुनाव और लोकतंत्र एक सिक्के के दो पहलू हैं। लोकतंत्र चुनाव के बिना अधूरा है तो चुनाव लोकतंत्र के बिना महत्वहीन है। अब बात करते हैं लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र से हमारा अभिप्राय लोगों के लिए लोगों के द्वारा किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है, और लोकतंत्र है लोगों का शासन। अगर इनको थोड़े शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करें तो इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको और जानकारी दें तो बात करते हैं चुनाव आयोग के ऊपर विशेष। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में की गई थी। चुनाव आयोग के 61वें स्थापना वर्ष पर 25 जनवरी 2011 को उस समय के राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुरुआत की थी। इस आयोजन के दो प्रमुख विषय थे, समावेशी और गुणात्मक भागीदारी। इसके अलावा कोई मतदाता पीछे न छूटे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2020 की थीम है निर्वाचन जागरूकता सशक्त लोकतंत्र। अब चुनाव आयोग के बारे में आपको बता दें, संविधान के अनुच्छेद 324(1) के अनुसार भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है, और जो चुनाव आयोग है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है चुनाव करवाने में, पार्टियों को मान्यता देने में, सब कुछ। तो आपको बता दें, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे वो थे श्री सुकुमार सेन। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा जी हैं। ये साइड में आप जो है फ़ोटो भी देख सकते हैं, दोनों के हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको इसके बारे में चुनाव आयोग के बारे में और विशेष और जानकारी दे देते हैं। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक 3 सदस्यीय चुनाव आयोग है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष
या 65 साल, जो भी पहले हो जाता है उतना होता है। इसके अलावा आपको बता दें, जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनका जो वेतन होता है सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनके समान ही होता है। इसके अलावा चुनाव आयोग के मुख्य कार्य: नंबर 1, मतदाता सूची तैयार करना। नंबर 2, चुनाव कार्यक्रम तय करना। नंबर 3, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना। नंबर 4, राष्ट्रीय एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता देना। नंबर 5, चुनाव का निरीक्षण करना। नंबर 6, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना। ये सभी चुनाव आयोग के मुख्य कार्य हैं। आपको बता दें, ये बहुत ही टॉप क्लास का जो क्वेश्चन है, आंसर है, इसको अच्छी तरह याद करें और इसको अच्छी तरह समझे भी। तो ये थे चुनाव आयोग के मुख्य कार्य। इसके अलावा दोस्तों आपको और कुछ अलग जानकारी दें, परिसीमन आयोग के बारे में आपको बताएं। परिसीमन आयोग का गठन 1952 यानी 1952 को किया गया था। इसका एक और नाम भारतीय सीमा आयोग भी है। इसका काम है राज्य की विधानसभाओं और केंद्र की लोकसभा सीटों की राजनीतिक सीमाओं का रेखांकन करना। परिसीमन आयोग सीटों की संख्या में परिवर्तन नहीं कर सकता है। परिसीमन आयोग काम बस इतना करता है कि वो जनगणना के हिसाब से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों की संख्या आरक्षित करता है। इसके अलावा संविधान के 84वें संशोधन के मुताबिक 2026 के बाद जब पहली जनगणना होगी और उसके आंकड़े प्रकाशित हो जाएंगे तो उसके बाद ही लोकसभा का परिसीमन किया जाएगा। और जब तक ऐसा नहीं होता तो लोकसभा का जो परिसीमन था 1971 की जनगणना के मुताबिक ही होगा। वही राज्यों की विधानसभाओं का परिसीमन 2001 की जनगणना के मुताबिक होगा। तो दोस्तों ये था परिसीमन आयोग के बारे में कुछ विशेष जानकारी। दोस्तों इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपडेट और ज़्यादा से ज़्यादा आपको यूजफुल जो इन्फॉर्मेशन भी दूँ, ताकि आपके आने वाली जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उनमें भी आपके काम आ सके। तो इसके अलावा आपको और जानकारी दे देते हैं। अब सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली, इस प्रणाली को भारत में अपनाया गया और ये इंग्लैंड से ली गई है। इसमें सबसे अधिक वोट पाने वाला विजय होगा, चाहे जीत का अंतर 1 वोट ही हो। इस प्रणाली को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली भी कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से। इसके अलावा 1 अंक वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। सबसे पहले, मतदाता से क्या अभिप्राय है? इसका आंसर है भारतीय संविधान के अनुसार 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी भारतीय नागरिकों को मत देने का अधिकार है, उसे हम मतदाता कहते हैं। नंबर 2, निर्वाचन किसे कहते हैं? इसका आंसर है लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों को चुनने की विधि को चुनाव या निर्वाचन कहते हैं। तीसरा है, भारत में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने का काम कौन करता है? तो इसका आंसर है परिसीमन आयोग। अगला है, पृथक निर्वाचन मंडल से क्या तात्पर्य? इसका आंसर है पृथक निर्वाचन मंडल का अर्थ है किसी समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में केवल उसी समुदाय के लोग वोट डाल सकेंगे। अगला है, भारत में राज्यसभा चुनाव में कौन सी मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। इससे अगला, लोकसभा और विधानसभा में चुनाव में खड़े होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? चाहे एमएलए हो चाहे एमपी हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी विधायक हो या सांसद हो, न्यूनतम उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। गुप्त मतदान प्रणाली किसे कहते हैं? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली में प्रतिनिधियों के चुनाव कराने की प्रणाली गुप्त मतदान की है। इसमें मतदाता के अलावा किसी और को पता नहीं चलता कि किसको वोट दिया गया है। इसके अलावा दूसरा है,
आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? संविधान में व्यवस्था की गई है कि अल्पसंख्यकों या निम्न वर्गों के जनप्रतिनिधि भी संसद में पहुँचे। उनकी उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए परिसीमन विभाग समय समय पर वर्ग विशेष, महिला विशेष के लिए आरक्षित सीटें तय करता है। उसे आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों बता दें आपको, सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत या समानुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव व्यवस्था में 4 अंतर स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले सर्वाधिक वोट पाने की जीत। नंबर 1, देश को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांट देते हैं। नंबर 2, हर निर्वाचन क्षेत्र में एक ही प्रतिनिधि चुना जाता है। नंबर 3, मतदाता प्रत्याशी को वोट देता है। नंबर 4, प्रत्याशी को मतदाता व्यक्तिगत रूप से जानता है। इसके अलावा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, इसमें पूरे देश का एक ही निर्वाचन क्षेत्र होता है। नंबर 2, एक से अधिक चुने जाते हैं। नंबर 3, मतदाता पार्टी को मत देता है। नंबर 4, इसमें मतदाता पार्टी को गुप्त रूप से वोट देता है, इसलिए प्रत्याशी को नहीं जानता। इसके अलावा दोस्तों आपको और बता दें, लोकसभा और विधानसभा सदस्य बनने के लिए संविधान में कौन कौन सी योग्यता तय की गई? नंबर 1, भारत का नागरिक हो। नंबर 2, आयु या उम्र 25 वर्ष हो। नंबर 3, लाभ के पद पर ना हो। नंबर 4, पागल या दिवालिया ना हो। नंबर 5, आपराधिक प्रवृत्ति का ना हो। इसके अलावा दोस्तों आपको और बता दें, लोकतंत्र में चुनाव का महत्व विषय पर टिप्पणी लिखिए। लोकतंत्र में चुनाव का बहुत महत्व है। चुनाव और लोकतंत्र एक सिक्के के 2 पहलू हैं। आज दुनिया में 100 से ज़्यादा देश में लोकतंत्र है। जहां लोकतंत्र है वहां जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों आपको और जानकारी दें कि लोकतंत्र का क्या महत्व है। इसमें नंबर 1, प्रतिनिधि चुनाव जीतकर सरकार में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। नंबर 2, चुनाव द्वारा प्रतिनिधि जनमत के अनुसार काम करेगा। नंबर 3, इस व्यवस्था में जनता आत्मविश्वास की भावना बढ़ती है। नंबर 4, लोकतंत्र में उचित प्रतिनिधित्व जरूरी है, जो चुनाव द्वारा ही संभव है। नंबर 5, नागरिकों के अधिकारों की स्वतंत्रता की सुरक्षा उचित प्रतिनिधि से ही है। उचित प्रतिनिधित्व से राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है। आरक्षित चुनाव क्षेत्र और पृथक निर्वाचन मंडल में अंतर स्पष्ट करें। सबसे पहले बात करते हैं आरक्षित चुनाव। आरक्षित चुनाव क्षेत्र में सभी मतदाता वोट डालेंगे, लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय का होगा जिसके लिए वो सीट आरक्षित है। पृथक निर्वाचन मंडल में एक समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में केवल उसी समुदाय विशेष के लोग वोट डाल सकते हैं। ये है इन दोनों में अंतर। इसके अलावा दोस्तों आपको और बता दें, भारतीय चुनाव प्रणाली में सुधार के कोई 6 सुझाव सुझाइए। नंबर 1, सर्वाधिक जीत प्रणाली के स्थान पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाया जाए। नंबर 2, संसदीय विधानसभा में 1/3 सीटों पर महिलाओं का चुनाव होना चाहिए। नंबर 3, चुनाव में धन के प्रभाव पर कंट्रोल होना चाहिए। नंबर 4, फौजदारी मुकदमे वालों की उम्मीदवारी रद्द हो। नंबर 5, चुनाव प्रचार में जाति और धर्म का प्रयोग प्रतिबंधित हो। नंबर 6, राजनीति दलों में पारदर्शिता एवं लोकतंत्र हो। इसके अलावा दोस्तों भारत की चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न जो चरणों का सविस्तार उसको समझाइए। नंबर 1, चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना जारी करना। नंबर 2, चुनाव की तारीख घोषित करना। नंबर 3, आवेदन करने या नाम वापस लेने की तारीख। नंबर 4,
चुनाव प्रचार और चुनाव प्रचार की निगरानी करना। नंबर 5, तय तारीख पर चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कराना। नंबर 6, मतगणना कराना। नंबर 7, चुनाव परिणाम घोषित करना। इसके अलावा इसके और भी कार्य होते हैं प्रक्रिया में, चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति और मतदान केंद्रों की स्थापना करना। भारत की चुनाव प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। भारत में सर्वाधिक मतों से जीत की प्रणाली को अपना रखा है। इसकी विशेषताएं, ये एक आसान विधि है। इसमें प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। नंबर 3, मतदाता एवं प्रतिनिधि का प्रत्येक जो है संपर्क रहता है। नंबर 4, ये प्रणाली क्षेत्रीय प्रतिनिधि और लोकतंत्र के सिद्धांत पर आधारित है। नंबर 5, इसमें खर्च भी कम होता है। नंबर 6, इस प्रणाली से राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है। तो ये है भारत की चुनाव प्रणाली की कुछ विशेष प्रमुख विशेषताएं। इसके अलावा चुनाव प्रणाली के दोष, नंबर 1, धन का अधिक खर्च होता है। नंबर 2, वोटों को खरीदा जाता है। नंबर 3, झूठा प्रचार होता है। नंबर 4, सांप्रदायिकता यानी किसी एक धर्म विशेष पर बढ़ावा दिया जाता है। नंबर 5, हिंसा, जाति, धर्म के नाम पर वोट पड़ते हैं। नंबर 6, राजनीति का अपराधीकरण और अपराधी का राजनीतिकरण होता है। तो ये हैं चुनाव प्रणाली के कुछ दोष। इसके अलावा दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप यूं ही बने रहिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और आपको पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों हम जल्द हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा।